नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे शिखर व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं जिन्होंने ना सिर्फ एक बिजनेस बनाया बल्कि एक विश्वास का नाम बनाया जेमस्टोन्स की दुनिया में। हमारे साथ है मिस्टर रवि कपूर, डायरेक्टर ऑफ तुषार जेम्स प्राइवेट लिमिटेड, जो लगभग 30 सालों से इस शिमरिंग और मिस्टिक दुनिया का हिस्सा रहे हैं। जेमस्टोन्स सिर्फ एक ज्वेलरी का टुकड़ा नहीं बल्कि एक एनर्जी, एक साइंस और एक भविष्य बदलने का प्रॉमिस लेकर आते हैं। उसी इंडस्ट्री के मिस्टर रवि कपूर एक विशेष गवाह रहे हैं। मिस्टर रवि कपूर सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। नमस्कार। तो सर, ये पॉडकास्ट हम लोग शुरू करें, आपसे बहुत सी चीज़ें जानें। इससे पहले मैं चाहूँगी कि आप हमारे ऑडियंस को अपने बारे में कुछ बताएं। देखिए, मेरा नाम रवि कपूर है। आई एम द डायरेक्टर ऑफ तुषार जेम्स। मैं अपने बारे में आपको क्या बताऊं, मतलब मेरी जर्नी जो शुरू होती है 1992 से शुरू होती है, जब हम लोगों ने अपनी स्कूलिंग पास की। तो एज ए फैमिली का बड़ा बेटा होने के नाते मैंने चीज़ों को एनालाइज़ किया कि जो फैमिली में हो रहा है, एक्चुअली क्या, फादर जॉब करते थे और मदर घर के छोटे मोटे काम करती थी, जैसे स्वेटर बनाना, इस तरह के काम। तो हम लोग पैसे के लिए हमेशा ही टाइट रहते थे कि स्कूल्स में कोई डिमांड आती थी कि स्कूल की बस कहीं जा रही है या न्यू ड्रेस लेनी है या नई बुक्स लेनी है, तो हमेशा ही हम लोग टाइट रहते थे। तो मतलब हमारे जो फ्रेंड सर्कल था, अच्छे सर्कल में थे हमारे फ्रेंड्स। कॉन्वेंट में पढ़ते थे, उनके फादर के पास गाड़ियाँ थी, सब कुछ था। हमारे पास तो साइकिल भी नहीं थी, तो साइकिल लेने के लिए भी हमें मतलब बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। तो ये सब चीज़ें देख के मतलब जो जॉब थी उससे मुझे थोड़ी नफरत सी हो गई थी कि जॉब में तो सारी ज़िंदगी ऐसी चलेगी। तो सर, आपने बिजनेस करने की कैसे सोची फिर? बस यही एक टर्निंग पॉइंट था कि मतलब मुझे था कि मुझे कुछ बड़ा करना है। जॉब करके तो मैं ये सारी चीज़ें मतलब अपने फ्रेंड को कम्पिटिट नहीं कर पाऊँगा। तो लाइफ में कुछ अचीव करना है, वो सब मुझे लगता नहीं था जॉब में मैं कर पाऊँगा। तो मेरा ध्यान इसीलिए बिजनेस की तरफ गया। तो सर, जैसा आपने कहा कि आपके पिताजी जॉब करते थे, तो आपके फैमिली बैकग्राउंड भी नहीं रहा होगा बिजनेस का। तो जब आपने खुद का बिजनेस स्टार्ट किया तो बहुत से चैलेंजेस भी आए होंगे, उसको आपने कैसे टैकल किया? देखिए, बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले मैंने सिटी बैंक के लिए काम किया, सिटी बैंक के क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट में। अच्छा। मतलब हर शॉप ऑफिसेज़ वगैरह जाना होता था और टारगेट होता था कि आज 50 लोगों से मिलना है, 100 लोगों से मिलना है। तो वहाँ से मुझे बहुत बड़ी पिकअप मिली। मुझे लोगों से फेस करना आया, कैसे उनसे बात करते हैं, अगर वो नेगेटिव रिव्यू देते हैं उनको कैसे थैंक यू बोलना है, नो सर, ये सर, इस तरह के। तो फिर धीरे धीरे करते करते हम लोगों ने मैंने छोटे ब्रदर को एसएसआई चेन्नई भेजा डायमंड कटिंग एंड पॉलिशिंग का कोर्स करने के लिए। अच्छा। और वहाँ से उसको कुछ टिप्स मिले कि आप कोर्स करने के बाद एक येलो डायरेक्टरी आती थी उस टाइम। तो उन डायरेक्टरी में से जो ज्वेलर्स थे हमारे नियर बाई, उनका डाटा इकट्ठा करना, उनको एक लेटर भेजना। तो वहाँ से हम लोग उनको लेटर भेजते थे, फिर वहाँ से ऑर्डर्स आते थे और फिर हम उनको ऑर्डर सप्लाई करते थे। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि तिरुचिरापल्ली से हम लोग जेमस्टोन लाते थे और वहाँ पे ऑर्गेनाइज नहीं था बिल्कुल भी, एमएम साइज़ नहीं थे। मार्केट में डिमांड एमएम साइज़ की थी। तो इस तरह के ना बहुत सारे हमें नेगेटिव्स मिले। तो उन नेगेटिव्स को हम पॉजिटिव में बदलते गए। और हर इंडस्ट्री में ना एक गैप होता है, तो जब आप उस गैप को फिल करते हो ना, तो वहीं पे सक्सेस लिखी होती है। तो मार्केट में जब डिमांड हमारे पास आने लगी कि हमें पर्टिकुलर एमएम साइज़ चाहिए, 1.65 एमएम, 1.75 एमएम अवेलेबल नहीं थे। तो मैं वहाँ पे गया तिरुचिरापल्ली, वहाँ पे मैंने उनसे बात की। तो सब ऐसे बात कर रहे थे जैसे मैंने उनसे कुछ अजीब ही मांग लिया हो, कि जैसे तुम्हें कुछ चंद्रमा से पत्थर लाना है। वो ऐसी चीज़, मतलब ऐसे हैरान होकर देखते थे कि कुछ अजीब सी चीज़। मैंने तो यही बोला कि भाई तुम जो जेमस्टोन दे रहे हो मेरे को एक छलनी लगा के दे दो, मेरे पास 1.65 की डिमांड है। तो मना कर देते सारे। लेकिन मतलब जहाँ चाह है वहाँ रहा है। मतलब मैं वही सिटी बैंक वाला फार्मूला, मैंने 50 शॉप ढूंढी, 100 शॉप ढूंढी। 100 में से करते करते एक बंदा मिल गया, कह रहे हैं मेरे पास स्टॉक पड़ा है, ओवर स्टॉक पड़ा है, आप इसमें छल्ली लगा लो और आप ले जाओ। तो मैंने उसको बोला कि क्या प्राइस लोगे? कह रहे हैं यार जो मर्जी दे देना, मेरा तो डेड स्टॉक पड़ा है। तो मैंने उसके में से असॉर्टिंग की, छल्ली लगाई और साइज़ मिला। तो इस तरह मतलब वो फिल इन द गैप हम भरते गए। और दूसरा, जैसे हम बात करें कि हमारे पास कारीगर लोग आते हैं ज्वेलरी के लिए, जेमस्टोन लेने के लिए। होता क्या है कि जेमस्टोन फिर एमएम साइज़ में आने लगे धीरे धीरे। और कारीगर लोग क्या है कि रात को देखते ऑर्डर आया है, उन्होंने रात को काम शुरू कर दिया और वो ऑड एंड इवन साइज़ बना देते थे। जैसे 6/8 का साइज़ है तो उन्होंने बना दिया 6.5/8/5। अब ना तो उसमें छोटा है ना उसमें बड़ा है। तो एक एक्सपीरियंस हुआ, 2 एक्सपीरियंस हुआ, तीसरी बार हमने क्या किया, हमने ऑर्डर कर दिया 6.5/8/5 की प्रोडक्शन ले ली हमने।
तो धीरे धीरे देखा कि कस्टमर फिर वही गलती कर रहे हैं। हमने अपनी दुकान पे बोर्ड भी लगा दिया, डू नॉट मेक विदाउट सैम्पलिंग योर ज्वेलरी। बट कारीगर को समझ नहीं आता था कि रात को 11 बजे ऑर्डर आया, सुबह तक तो रेडी भी हो गया वो, तो एक रात क्यों बेकार करें। तो वो जो एडवांटेज थी वो हमारे पास आने लगी कि इनके पास तो सब साइज मिल जाते हैं, तुम रात को 2 बजे भी ज्वेलरी बनाओ, सुबह और स्टोन मिल जाते हैं। तो मार्केट में जो गैप था वो हम भरते गए और आज मैं आपके सामने बैठा हूँ। और इसी तरह पार्टीज़ लगती गई, धीरे धीरे हम लोगों ने ग्रो करना शुरू किया। लेकिन वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा मेरे साथ स्ट्रैटेजी हुई। एक ज्वेलर्स हमें मिला और उसने धीरे धीरे हमसे माल लेना शुरू किया। हमारी कैपेसिटी 25-50 हज़ार तक थी, इतना ही हम क्रेडिट लेते थे। उसने कहा अरे रवि भाई क्या यार, तुम छोटा छोटा काम कब तक करोगे, मेरे साथ मिलके करो, हम डायमंड में काम करते हैं। अच्छा। तो मैंने कहा ठीक है। तो जहाँ हम सप्लाई करते थे उनमें एक सप्लायर भी था, डायमंड सप्लायर। तो मैंने उससे बोला भाई मेरे को माल चाहिए। तो उसने बोला ठीक है, कितना माल चाहिए। मैंने कहा ऐसे 2 लाख का माल चाहिए। मैंने 2 लाख का माल लिया और दे दिया। ऐसे करते करते उस पार्टी के ऊपर 11 लाख का क्रेडिट हो गया। अब 11 लाख का क्रेडिट हो गया, देने वाला भी सेटिस्फाइड था क्योंकि उसको पेमेंट टाइम टू टाइम मिल रही थी। जैसे ही 11 लाख का क्रेडिट हुआ, सामने वाला भाग गया इन द मीन्स कि वो ऑफिस में तो था, उससे पैसे मांगो तो उसने गन निकाल के रख दी सामने कि रवि भाई चूज़ कर लो, 11 लाख चाहिए या गन चाहिए। तो मेरे पास तो कोई आंसर ही नहीं था, मैं शॉक। मैंने उसको बड़े प्यार से समझाया, मैं कहा सर ऐसा है, मेरे छोटे से बच्चा है और मेरे को लाइफ में बहुत कुछ करना है, तुम ऐसे करोगे तो मैं 11 लाख क्या मतलब घर बार बेच के और अगले 10 साल भी उसके पास में अगर नौकरी भी करूँगा तो भी नहीं उतार सकता मैं। तो उसने कहा बेटा गेम नहीं समझा अभी तक तू, ये तो गेम थी, तू तो गेम में आ गया। तो बड़ा मायूस मैं घर पे गया। ऐसे ही करते करते 1 हफ्ता 10 दिन उसके ऑफिस में मैं दोबारा गया। जब देखा तो वहाँ तो लोगों की लाइन लगी हुई है। लाइन इन द मींस मैं इकलौता नहीं हूँ। और एक बंदा तो मेरे को मिला सीढ़ियों पे बैठ के रो रहा था। मैंने कहा भाई तुम कैसे। कह रहा है मैं गुजरात से आया हूँ, मैं तो मोती का काम करता था, इन्होंने मेरे को डायमंड का लालच दिया तो मैंने डायमंड का काम किया, इन्होंने मेरे को कैश पेमेंट दी और मेरी बीवी का 3 महीने बाद कैंसर का ऑपरेशन है, उसके पैसे पड़े थे तो मैंने उठा के यहाँ डाल दी कि चलो डबल हो जाएंगे तो मेरे को कुछ फ़ायदा हो जाएगा। तो ये तो बंदा भाग गया। तो इस तरह की बहुत सारी इंसिडेंट छोटे छोटे होते रहे हैं, बट मैंने हिम्मत नहीं हारी और उससे भी फिर निकल के बाहर आए। वो कर्जा भी 11 लाख का था, वो भी उतारा। तो सर आप जो ये केस बता रहे हैं जो आपके साथ स्कैम हुआ है 11 लाख रुपए का, ये कौन से साल के आसपास में हुआ होगा? ये है 1998। सर उस टाइम तो ये 11 लाख मतलब बहुत बड़ी अमाउंट होगी, करोड़ों के आसपास तो होगी। उस टाइम मैं खुद रेंट पे रह रहा था, 2500 रुपये घर का रेंट था और 1600 रुपये दुकान का रेंट था और बाइक के पैसे नहीं होते थे हमारे पास, बाइक में पेट्रोल डालने के पैसे नहीं होते थे। ये उस टाइम की बात है। तो रकम तो बहुत बड़ी थी। तो जब मुझे पता लगा कि सामने वाला पिस्तौल निकाल के मेरे सामने आ गया है, उस दिन तो मैं कुछ कह नहीं पाया। लेकिन मैंने घर में जब आया, मैंने बात की तो बहुत घर की पोजीशन बहुत ख़राब हो गई। तो फिर अंदर से मोटिवेशन आई कि आई है सिचुएशन, हर रात का एक दिन भी होता है, सही बात है, तो निकल जाएगी ये। लेकिन फिर आया कि इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि मेरे पास तो खोने के लिए था ही नहीं। मैं तो ऑलरेडी माइनस में चला गया था। मतलब 11 लाख अगर मैं हिसाब लगाऊं 5,000 पर मंथ की इनकम के हिसाब से तो कई साल लग जाएंगे और सर्वाइव भी करना है, तो इम्पॉसिबल टू इम्पॉसिबल था। तो मैं उसके ऑफिस में गया तो वहाँ देखा तो खाली पड़ा, उसका सिर्फ एक चौकीदार था। तो मैंने उसको प्यार से पहले पूछा भाई तेरे बॉस कब आते हैं, मुझे नहीं पता। वो थोड़ा ऐसे करता रहा फिर मैंने उसकी गिरबान पकड़ ली। मैंने कहा आज तेरे को ना फेंक दूंगा नीचे मैं। और ये सारे कंप्यूटर मैंने 2-4 कंप्यूटर गिरा दिए उसके। मैंने कहा बेटा तू अपने बॉस को बुला ले, पिस्तौल निकाल ले या AK-47 निकाल दे, आज आर या पार है। मेरे पास तो खोने के लिए कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो मैं वो पिस्तौल लाएगा, उसी की पिस्तौल से उसको मार दूंगा मैं, क्योंकि मैं तो ख़त्म हो गया था बिल्कुल ही। तो उसने पता नहीं कहाँ से उसको फ़ोन किया और उसका मेरे पास फ़ोन आ गया कि रवि तू मेरे को बीकानेर मिल। तो आपने ये फिर जो 11 लाख का अमाउंट था ये रिकवर फिर इसी वे में किया? नहीं, फिर उसने मेरे को बीकानेर बुलाया। अच्छा। तो बीकानेर में अपनी गाड़ी में बिठा के मुझे घुमाता रहा।
थोड़ा पूछता रहा, क्या हुआ, तू ऐसे क्यों बोला, तू तो बहुत अच्छा लड़का है, तूने ऐसे क्यों बोला। मैंने कहा मेरे का तो तूने मेरे को पूरा बर्बाद कर दिया। मतलब 11 लाख, मैंने क्या 1 लाख ज़िंदगी में मैंने देखे नहीं थे, और तो 11 लाख के नीचे तू मेरे को ले आया, तो मैं क्या करूँगा। तो कह रहा अच्छा किससे माल लिया तूने। मैंने कहा मैंने उससे माल लिया। कह रहा ठीक है, मैं उसको फ़ोन मिलाता हूँ, बात करता हूँ। मेरे सामने उसने फ़ोन मिलाया और उसको बोला कि ऐसे ऐसे है, मैंने रवि के 11 लाख देने हैं, मेरे अकाउंट में डाल दे, इससे मत मांगियो। मेरे को बहुत तसल्ली हो गई। और जब मैं उसके पास गया तो उसने बोला कि तू कैसे जानता है इसको, तूने तो मेरे को बताया नहीं माल दे रहा है इसको। मैंने कहा हाँ बस बिजनेस के सीक्रेट होते हैं, बताया थोड़ी जाता है। तो कहता है बेटा मेरा भी 3 करोड़ है। मतलब जिनसे आपने 11 लाख लिए थे या जिनको आपने दिए थे, उनसे उसने 3 करोड़ लिए थे। उसने 3 करोड़ लिए थे, क्योंकि वो मेजर सप्लायर था, वो मार्केट का सप्लायर था ना, मेरे जैसे कई थे उसके पास माल लेने वाले। तो एक बहुत बड़ा स्कैम था ये कि जितने भी डायमंड मर्चेंट हैं उनको पहले कैश पेमेंट दो, धीरे धीरे क्रेडिट बढ़ जाए तो भाग जाओ। तो फिर उसने मेरे को बोला कि देख रवि मैं छोड़ तो नहीं सकता, बट पता लग गया कि तू भी मेरी तरह फंसा हुआ है, तो जैसे तेरे को दिल करे दे दियो, बट देख बिजनेस में मैं ऐसे सबके छोड़ने लग गया तो मैं कहाँ जाऊँगा। सही बात है। तो धीरे धीरे करते करते फिर उसकी पेमेंट दी मैंने। मतलब आपने वही 11 लाख फिर दे दिए। सर क्या मोटिवेशन था आपके अंदर जो आपने बिजनेस के स्टार्टिंग डेज में ऐसी चैलेंजेस आई और आप ओवरकम कर गए? मैं तो उनमें से हूँ जो पहली बॉल पे आउट हो जाते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। बट एक टारगेट था कि लाइफ में कुछ करना है, पीछे नहीं हटना। तो बस वो मोटिवेशन आती गई, और कुछ मोटिवेशन बुक पढ़ता था मैं, जैसे शिव खेड़ा की बुक्स आती थी उस टाइम, फर्स्ट एडिशन आया था, मतलब उस टाइम शायद 150 रुपये की थी वो, मुझे ख़रीदने में 3 महीने लग गए थे। 150 का बजट भी नहीं बनता था, बट धीरे धीरे पैसे इकट्ठे किए 150। फिर उसके बाद सेकंड एडिशन आया 6 महीने 1 साल बाद, वो 250 की थी, मुझे अच्छी तरह याद है। तो उसको ख़रीदने के लिए भी स्ट्रगल करनी पड़ती थी, बट उन बुक्स पढ़ पढ़ के मोटिवेशन आया। सर ये किस साल की बात कर रहे हैं आप ये मैं अराउंड 1998 की बात कर रहा हूँ। तो सर ये सब जो आपने जर्नी देखी स्टार्टिंग में ही, फिर आपका टर्निंग पॉइंट क्या रहा कि वहाँ से चीज़ें ठीक होने लग गई? तो सिटी बैंक से जो मैं सीखा था मार्केटिंग के लिए कि डेली आप 50-100 लोगों से मिलो, तो उनमें से जो पॉजिटिव आएंगे 10% का रेशो है कि 50 लोगों को मिलोगे तो 10 लोग पॉजिटिवली मिलेंगे। तो यही मैंने फार्मूला अपने बिजनेस में अपनाया। मैं चलता गया, और उसमें चलते चलते मुझे फिर एक कस्टमर ऐसा मिला जिसकी मैं दुकान पे गया और देखा कि बहुत भीड़ है। भीड़ इन द मीन्स सप्लायर भी हैं और बायर भी हैं। अच्छा। तो उसके यहाँ दोनों लोग क्रॉस हो रहे थे, और उसने कहा कि रवि भाई यहाँ तो मेरे को ना बड़ी दिक्कत है, मैं तेरे से माल भी लूँ और मैं सप्लायर को भी माल दे रहा हूँ, तो सब कुछ ओपन हो रहा है। तो उन्होंने मुझे एक ऑफ़र किया कि एक काम कर, तू मेरा माल ले जा और तू अपनी दुकान पे इन कारीगरों को समेट ले, यहाँ पे बायर और सेलर दोनों आपस में मिले ना, और जो मार जाना तो ले लियो। तो वो मेरी लाइफ का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। तो मुझे एक तो शॉप पे कस्टमर मिल गए। अब जब कस्टमर मिले तो उन कस्टमर्स के आगे भी और कारीगर थे और उनके भी आगे भी और कारीगर थे। तो वो जो टर्निंग पॉइंट था ना, उससे एकदम से मतलब मेरा बिजनेस जो था 10, 20, 50 गुना बढ़ गया। तो वो जो मेरा 11 लाख का कर्जा था मैंने वो भी इजीली उतार दिया और आगे बढ़ा लाइफ में। फिर उसके बाद हमने घर लिया, फिर दुकान बाय की, गाड़ी ली, मतलब रुके नहीं, फिर आगे बढ़ते चले कहीं नहीं रुके। तो सर ये जो आपकी जर्नी रही 30 साल से आप इस इंडस्ट्री में हैं, आपने इस इंडस्ट्री में क्या मेजर चेंजेस देखे हैं? देखिए जब हम इस इंडस्ट्री में आए थे तो ऑर्गेनाइज नहीं थी। अच्छा। आज कह सकते हैं आज भी ऑर्गेनाइज नहीं है, लेकिन जब चाइना की एंट्री हुई सन 2000 में इस इंडस्ट्री में, तो चाइना ने बड़े मास लेवल पे इस इंडस्ट्री में एंट्री की। और जो हमारी इंडस्ट्री के नेगेटिव पॉइंट्स थे कि जैसे माल आता था त्रिचिरापल्ली से, जो कि चेन्नई से 7 घंटे आगे है, एक बहुत बड़ी मार्केट है जेमस्टोन की। ओके। आज वो ख़त्म हो चुकी है मार्केट। तो वहाँ पे माल बनता था छलनी के हिसाब से, यानी +4 -6, उसमें साइज़ रहते थे 1.5, 1.6, 1.7, 1.8। अब जब ज्वेलर्स को हम सप्लाई करते थे तो उसमें उनको पर्टिकुलर साइज़ चाहिए होता था कि जब ज्वेलरी बनती है तो उसमें एक साइज़ लगता है कि 1.5 mm के 40 पीस, 50 पीस, 200 पीस, तो वो अवेलेबिलिटी नहीं थी। उसके लिए क्या करना होता था, बल्क बाइंग करनी पड़ती थी, उसमें असॉर्टिंग करनी पड़ती थी। तो ये बहुत बड़े चैलेंज थे। जो चाइना ने एंट्री की तो उसने MM साइज़ से एंट्री की। ये हमारा नेगेटिव पॉइंट था, उनका पॉजिटिव पॉइंट था। तो उन्होंने इस चीज़ को कैटेगराइज़ किया
और बहुत अच्छे तरीके से, और मार्केट में डिमांड भी आई। अब ज्वेलर्स क्या करने लगे कि ज्वेलर्स ने मास प्रोडक्शन की। पहले जब 2 सेट या 5 सेट बनाते थे तो बहुत मुश्किल हो जाता था जेमस्टोन मिलना। अब वो 500 बनाने लग गए और 1000 बनाने लग गए। अवेलेबिलिटी ओपन थी। इंडिया में फिर जेमस्टोन्स की इंडस्ट्री को एक ट्रस्टवर्दी इंडस्ट्री एस्टैब्लिश करना इतना मुश्किल क्यों हो रहा है? एक्चुअली इसमें जो प्लेयर्स बैठे हैं वो सब अपना अपना घर भर रहे हैं, क्योंकि इसका कोई एमआरपी नहीं है हमारे प्रोडक्ट की। अगर मैं नेचुरल जेमस्टोन, राशि रतन की बात करूं तो इनमें कोई एमआरपी नहीं है। कोई 10 रुपये की चीज़ 5000 भी बेच देता है और 500 की चीज़ 5 लाख भी बेच देता है। तो सब आराम से साइलेंटली मज़े ले रहे हैं। किसी को कोई मतलब नहीं है कि मैं रीज़नेबल दूं ताकि कस्टमर मेरे पास वापस आए। सबको ये है कि आज कमाया खाया, दैट्स इट। सर, सिंस आपको इतना आइडिया है, इतना एक्सपीरियंस है आपको इस फील्ड में, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जेमस्टोन की जो इंडस्ट्री है, या आप इस इंडस्ट्री में क्यों कोई एक अच्छा ब्रांड, एक सक्सेसफुल ब्रांड इस्टेब्लिश नहीं हो पा रहा? कोई मार्केट में इतना ट्रस्टवर्दी इंडस्ट्री क्यों नहीं है इस चीज़ से रिलेटेड? एक्चुअली क्या है कि इस इंडस्ट्री में जो भी प्लेयर है ना, 1 का 5 कर रहे हैं सारे। अच्छा, और वो चाहते ही नहीं है कि एस्टेब्लिश हो। ओके। ठीक है। और इस चक्कर में कोई भी प्लेयर आज तक आगे नहीं आया है। जो भी जयपुर या और जहाँ पे बैठे हैं वो मेजर प्लेयर बैठे हैं। जो पन्ने का काम है उनका बहुत बड़ा पन्ने का काम है, जो रूबी का काम है बहुत बड़ा रूबी का काम है। इसलिए मतलब एक पर्टिकुलर जेमस्टोन पे एक पर्टिकुलर टीम सिर्फ काम कर रही है ऐसा? जी बिल्कुल, उनकी स्पेशलिटी है। रूबी वाला रूबी का काम कर रहा है, पन्ने वाला पन्ने का कर रहा है। तो इतने सारे जेमस्टोन्स हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाना और उनकी क्वालिटी कैटेगराइज करना बहुत मुश्किल काम है। इसीलिए हम लेके आए हैं अपना एक नया ब्रांड जेमविक्स। जेमविक्स बाय तुषार जेम्स। इसको हम मार्केट को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें हम 3 तरह की कैटेगरी लाए हैं, क्लासिक, प्रीमियम और लग्जरी। क्लासिक जो रेंज है वो हमारी 2-3 हज़ार से शुरू होकर 10,000 तक ख़त्म हो जाती है, जेमस्टोन्स की? जेमस्टोन्स की। अच्छा। और प्रीमियम जो है वो 10,000 से शुरू होती है और 25-30 हज़ार तक ख़त्म हो जाती है। और जो लग्जरी है वो 30-40 हज़ार से शुरू होती है और लाखों तक जाती है। उसमें क्या, हर एक कैटेगरी के लोग, हर इंसान के लिए एक अलग जगह बनाई गई है। तो हम इस इंडस्ट्री को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सर, जब आप ये जो डिफरेंट पैकेजेस लाए हैं, इसमें जेमस्टोन्स कैसे डिफरेंट है? देखिए, हर जेमस्टोन की ना एक क्वालिटीज़ होती है। अगर हम बात करें डायमंड की तो सन 90s में डायमंड की भी कोई कैटेगरी नहीं थी। ओके। डायमंड को हम ये कहते थे कि इसमें हल्का सा डॉट है, सेंटर में डॉट है, एक लाइन है। धीरे धीरे उसकी कैटेगराइज हुई। आज हम उसको कहते हैं GH कलर, HI कलर, SI क्वालिटी। तो इसकी डेफिनेशन थी। तो आज हमारी इंडस्ट्री में भी कोई डेफिनेशन नहीं है। तो इसीलिए हम क्लासिक, प्रीमियम और लग्जरी लेके आए हैं। उसको जब हम तीनों स्टोन आपके पास रखेंगे तो आप खुद ही देख के पहचान जाएंगे तीनों ओरिजिनल हैं और तीनों में प्राइस का डिफरेंशिएशन क्यों है। ओके, लाइक वो देखने से समझ आ जाएगा। बिल्कुल, एग्जैक्टली। मतलब कि ट्रस्टवर्दी तो तीनों ही हैं, तीनों ही हैं, तीनों ही सर्टिफाइड, तीनों ही काम करेंगे। बट वो कहते हैं ना कि 5,000 का क्यों है और 50,000 का क्यों है, ये डिफरेंशिएट है। एक्चुअली क्या है, पब्लिक एजुकेट नहीं है और ना ही एजुकेट कोई करना चाहता है। तो आप हमारे YouTube चैनल पे जाएंगे तो मैं हमेशा वीडियो बनाता रहता हूँ कि पन्ने की पहचान ये है, रूबी की पहचान ये है। और हम इसको इसीलिए ये जेमविक्स बाय तुषार जेम्स एक ब्रांड लेके आए हैं लोगों को एजुकेट करने के लिए। अगर आप पब्लिक लोग हमारे पास आएंगे, हमारे स्टोर पर आएंगे, तो हम उनको बता सकते हैं कि ये 3 क्वालिटी हैं, तीनों में क्या फ़र्क है और प्राइस में क्यों डिफ्रेंशिएट है। तो हम पब्लिक को डायरेक्टली एजुकेट करते रहते हैं। सही बात है सर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है जिस पर नॉर्मली कोई बात नहीं करता, ध्यान नहीं देता कि हाँ एक सर्टिफिकेट मिल गया तो वो सही होगा। तो सर, ये प्रॉब्लम जो अक्सर आती है लोगों में कि सही क्वालिटी है या नहीं, या लोग क्वालिटी पे इतना ध्यान नहीं देते क्योंकि उन्हें एक फेथ होता है अपने एक ज्वेलर पे जो उनके घर में हमेशा से ज्वेलरी देते आए हैं या जिनसे वो हमेशा से परचेस करते हैं। तो उनमें एक ब्लाइंड ट्रस्ट है कि अरे इनसे ले रहे हैं तो वो सही होगा। तो आपको क्या लग रहा है कि ऐसा ट्रस्ट करना सही है? देखिए, एक मैं आपको एग्जांपल दूं। अभी लास्ट मंथ ही हमारी एग्जीबिशन हुई है फ्रेंचाइज इंडिया में। तो वहाँ पे एक ज्वेलर्स आए हमारे पास और वो कह रहे हैं कि जेमस्टोन्स मैंने भी लिया है, प्लीज़ आप देख के बताएंगे। तो मैंने देखा, मैंने कहा ये तो येलो सफ़ायर नहीं है, ये तो सुनहला है, यानी सिट्रिन है। तो कह रहे हैं नहीं, मैंने तो येलो सफ़ायर लिया है, मैं तो इसी इंडस्ट्री से हूँ और मैंने जिससे लिया है मैं उसको माल सप्लाई करता हूँ। तो एक ज्वेलर्स को ही ठग रहा है। वो उसकी स्टोन की कॉस्ट मैंने उनको बताई, मैंने कहा 1200 से 1500 के बीच में स्टोन है, और वो बता रहे हैं कि मैंने 64,000 दिया है।
तो हर पीला स्टोन पुखराज नहीं होता, ये लोगों में धारणा है कि अगर पीला स्टोन है तो पुखराज है, और उन्होंने क्या बिना सर्टिफिकेशन के स्टोन लिया। तो मैं नहीं कहता कि सारे ही गलत है, बट मैं ये हर ऑडियंस से कहूँगा कि जब भी स्टोन लें बिना सर्टिफिकेट के मत लें, और गवर्नमेंट सर्टिफिकेशन के साथ ही लें, क्योंकि दूसरे सर्टिफिकेशन हैं वो फेक भी हो सकते हैं और आप उन पर भरोसा मत करें। अगर करना है तो उनका QR कोड स्कैन करें, उससे आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी, उनका नाम स्टोन का नेचुरल है नहीं है, स्पेसिफिकेशन, सब चीज़ आपको वहाँ पे मिलेगी। तो सर और ऐसे क्या कॉमन स्कैम्स हैं जो जेमस्टोन इंडस्ट्री में होते हैं और लोग इजीली फंस भी जाते हैं उन चीज़ों में? देखिए, नेचुरल जेमस्टोन्स की बात करें तो इनके उपरतन आते हैं, जैसे पन्ने की बात करें तो ऑनेक्स, जेड स्टोन, डबलेट। तो बहुत सारे दुकानदार लोगों को नॉलेज ना होने की वजह से ये पकड़ा देते हैं। अच्छा, सब्स्टिट्यूट है ये? सब्स्टिट्यूट हैं ये। तो लोग खुशी खुशी ले भी जाते हैं कि ठीक है, हमारे फादर के फादर भी आपसे लेते थे, हम भी आपसे ले रहे हैं। तो एक ट्रस्ट है, लेकिन फिर वही बात है कि जहाँ विश्वास है वहीं विश्वासघात भी हो रहा है। तो फिर वही बात आ जाती है कि सर्टिफिकेशन की, बिना सर्टिफिकेशन आपको कभी भी जेमस्टोन नहीं लेना चाहिए, चाहे आपके नोन हैं या नहीं हैं, या आपके फैमिली ज्वेलर्स हैं, कहीं भी हैं, बिना सर्टिफिकेशन के मत लें। तो सर फिर फेक सर्टिफिकेट्स कैसे होते हैं, रियल सर्टिफिकेट्स कैसे होते हैं, इनमें डिफरेंस कैसे करें इंसान? देखिए, हर सर्टिफिकेट के ऊपर एक QR कोड होता है। जब आप उसको स्कैन करेंगे तो उसकी डिटेल आपको मिल जाएगी। तो हर सर्टिफिकेट को आप स्कैन करेंगे तो पूरी डिटेल आ जाएगी, और हमेशा IGI या GJPC, जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के सर्टिफिकेट के ऊपर ही विश्वास करें। तो जब सर्टिफिकेट दोनों को ही दिया जा रहा है तो फिर कस्टमर इस झांसे में आ कैसे जाता है कि वो गलत स्टोन ले आते हैं किसी भी ज्वेलर के पास से? देखिए, बिना सर्टिफिकेट के लेंगे तो आप झांसे में आएंगे, आपको नहीं पता, क्योंकि आपने विश्वास किया, क्योंकि आपके फादर ने भी उनसे ख़रीदा है और फादर के फादर ने भी उनसे ख़रीदा है। और जहाँ तक प्राइस की मैं बात करूँ तो ज्वेलर्स का जो ट्रेडिशनल सिस्टम है, आप अगर सूट पहन के आएंगे तो आपके लिए वही पीस 50,000 का हो जाएगा। अगर आप स्कूटर पे आएंगे, आपका लो बजट है, तो वही पीस आपके लिए 5,000 का हो जाएगा। अभी तक इस इंडस्ट्री में ये बहुत ही बड़ा नेगेटिव है, और हम इस चीज़ को ये कर रहे हैं कि हमारे हर जेमस्टोन के ऊपर MRP मेंशन रहता है। और हमारी जो थीम है माइंस टू मार्केट की है। हमारी जो सोर्सिंग है सप्लायर से नहीं है, माइंस से है। माइंस में हम बैंकॉक जाते हैं, चाइना जाते हैं, वहाँ से रफ लाते हैं, अपनी फैक्ट्री हमारी जयपुर में है, वहाँ से कटिंग पॉलिशिंग होती है, तो डायरेक्ट हमारे पास आती है। तो जो हमें प्राइस का बेनिफिट मिलता है वो हम अपने कस्टमर के साथ शेयर कर रहे हैं, इसीलिए हम उनको 50% डिस्काउंट देते हैं। तो सर ये तुषार जेम्स के आउटलेट्स ऑल ओवर इंडिया में है? नहीं, हमारा 28 ईयर से करोलबाग में है तुषार जेम्स के नाम से, और गोल्ड सूक मॉल गुड़गांव में है हमारा रिटेल आउटलेट। ओके सर। तो अभी आपने सर इससे पहले एक बात कही थी कि ये इंडस्ट्री बहुत अनऑर्गेनाइज्ड है, तो मैं चाहूँगी कि आप हमारी ऑडियंस को भी बताएं कि अनऑर्गेनाइज्ड होने से इसका इम्पैक्ट कस्टमर्स पे या जेन्युइन जो सेलर्स हैं उन पे क्या पड़ रहा है? देखिए, अनऑर्गेनाइज होने से एक इम्पैक्ट ये है कि अभी आप अगर ज्वेलर्स के पास जाते हैं तो ज्वेलर्स एक पैकेट खोलेगा, उसी में से आपको देगा ये 50,000 का है, उसी में से आपको देगा 5,000 का है। तो कुछ भी ऑर्गेनाइज नहीं है। होना ही चाहिए कि हर चीज़ का प्राइस मेंशन होना चाहिए, कस्टमर को पता लगे ये ऑर्गेनाइज है। जो आज के ट्रेडिशन स्टाइल चल रहा है वो अनऑर्गेनाइज है। तो सर आपने कहा था कि अभी आप यूट्यूब पे भी वीडियोस डालते हैं लोगों को अवेयर करने के लिए, तो ये सोशल मीडिया आपको या आपके बिजनेस को किस तरीके से हेल्प कर रहा है, या हेल्प भी कर रहा है या चैलेंज बन गया है? नहीं, सोशल मीडिया तो बहुत हेल्प कर रहा है, लोगों तक पहुंचना आसान हो गया है और लोगों में अवेयरनेस बढ़ रही है। तो जितना हम सोशल मीडिया पे अपनी प्रेजेंस दिखाएंगे उतना लोगों को मालूम हो रहा है। और आजकल बहुत से एस्ट्रो टॉक और बहुत सारे ऐप्स भी आ गए हैं जो आपको अपनी प्रेडिक्शन देते हैं। तो इजीली पहले क्या होता था कि आप अपने पंडित जी के पास ही जाएंगे जी, उनसे ही आप प्रेडिक्शन लेंगे। अभी तो क्या ऐप्स आ गए हैं, आप उन पे डेट ऑफ बर्थ वगैरह डालिए, आपको बता देते हैं क्या है। तो इट इज़ बहुत वेरी इजीली। तो सोशल मीडिया इज़ हेल्पफुल। तो सर आपको क्या लगता है कि इस इंडस्ट्री में और क्या ऐसी टॉपिक्स हैं जिस पे कस्टमर को खुद को एजुकेट करने की ज़रूरत है? देखिए, हम अपने वीडियो में पामिस्ट्री और न्यूमरोलॉजी के बारे में कस्टमर्स को बताते रहते हैं, एजुकेट करते रहते हैं। और हम चाहते नहीं हैं कि लोगों के साथ और धोखा हो, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे धोखे हो रहे हैं। आपको एक एग्जांपल और देना चाहूँगा कि एक हमारे पास हमारा कारीगर आया और उससे गलती से किसी MP का पीस टूट गया। वो रिंग रिपेयर के लिए आई थी उसके पास, और वो टूट गया और बहुत घबराया हुआ था। तो उसने कहा, भाई सर ये ना मेरे से टूट गया गलती से, और उस MP का जो PA है मेरे ऊपर चढ़ गया है
और बोल रहा है बेटा ये जितने का है ना तो अपने घर का मकान और यहाँ का मकान भी बेच देगा तब भी इसकी कॉस्ट नहीं निकाल सकता। तो मैंने उस पीस को देखा और मैंने अपने ड्रॉर में से पीस निकाला और उसको दिया। वो कह रहा है हाँ ठीक है, ये तो बिल्कुल मैच कर रहा है, तो कितना पैसा हुआ? तो मैंने कहा 50 रुपये। क्या? वो कह रहा है 50 रुपये? मैंने कहा हाँ 50 रुपये। कह रहा है नहीं, वो तो कह रहा है ये तो 15 लाख का है। ये बात मैं आपको 2008 की बता रहा हूँ। उस टाइम 15 लाख की कॉस्ट वो बता रहा था, 15 लाख का। मैंने उसको 50 रुपये में दिया वो पीस। तो इतना खुश हुआ, कह रहा है सर ये तो बिल्कुल मैच कर गया। और मैंने उसके पीओ को भी दिखाया, देखो मैं दूसरा पीस ले आया हूँ, तो वो भी खुश हो गया। तो उसके बाद वो मेरे को मिठाई का डब्बा दे के गया। और अब ये समझो कि उस एमपी को किसी ने 50 रुपये का पीस 15 लाख रुपये का दिया हुआ है। तो हमारी जनता को एजुकेट होना बहुत ज़रूरी है। उनके साथ क्या क्या धोखा हो रहा है, किसी ने तो दिया होगा, उनके जानकार होगा, तो बहुत ही गलत हो रहा है। तो मैं चाहूँगा कि जो हमारी ऑडियंस है वो एजुकेट हो, बिना सर्टिफिकेट के ना खरीदें। देखो लाखों रुपए हमारी मेहनत के पैसे हैं, इस तरह किसी के गलत बहकावे में आने से पानी में चले जाएं तो ना मैं चाहूँगा ना आप चाहेंगे। सही बात है सर। तो आपने जो अभी तक एक्सपीरियंस देखा है अपनी इंडस्ट्री को लेके, अपनी कंपनी को लेके, उसमें ऐसा भी रहा होगा कि कभी किसी कस्टमर को आपके प्रोडक्ट से भी इशू रहे होंगे, तो ऐसी कोई स्टोरी है जिससे आपने फिर हैंडल किया हो आगे चल के? नहीं देखिए, ऐसी तो मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। उल्टा मैं ये एक्सपीरियंस आपको ज़रूर शेयर कर सकता हूँ कि एक कस्टमर्स को नीलम की रिक्वायरमेंट थी। नीलम का स्टोन जो होता है हमें एक दिन के लिए टेस्टिंग के लिए ज़रूर पहनना होता है, सैटरडे को। तो हमने उस कस्टमर को सैटरडे को पहनने के लिए दिया और संडे को उसे हमारे पास वापस आना था कि ओके और नॉट ओके। अगर कोई नहीं लेता तो हम उसको 100% रिफंड दे देते हैं। अच्छा। क्योंकि वो एक नीलम ऐसा पत्थर है जो हमारे शरीर पे गलत प्रभाव डाल सकता है, बाकी कोई स्टोन ऐसा नहीं होता। तो वो कस्टमर हमारे पास 15 दिन तक नहीं आया और मैं भी भूल गया क्योंकि थोड़ा सा नॉन था कस्टमर वो। तो 15 दिन बाद जब आया तो मैंने कहा सर आप तो भूल ही गए। कह रहे हाँ मैं थोड़ा बिजी हो गया था, ये हो गया वो हो गया। तो मैंने कहा सर वो आपने तो नीलम लेके गए थे। कह रहे हाँ अभी भी मैंने पहना हुआ है। तो मैंने कहा आपको तो सैटरडे पहनना था, आपको संडे मंडे तो काम करेगा ही नहीं। कह रहे मैंने जब से पहना है, मेरी नई नई शादी हुई थी, मेरी वाइफ से झगड़े हो गए थे, मेरी जॉब जाने वाली थी, मेरे फादर से अनबन हो गई थी, जब से मैंने वो पहना है सब कुछ ठीक हो गया। अब मैंने कहा ऐसा इत्तेफाक तो मतलब बहुत ही कम देखने को मिलता है। तो मैंने कहा ठीक है आप अब इसको दो, मैं कम से कम रिंग तो बनवा दूँ आपकी। कह रहा नहीं मैं उतारूँगा ही नहीं। तो मैं कहा उस बिना उतारे मैं रिंग कैसे बनवाऊँगा? तो कह रहा है अब मैं कारीगर के पास जाऊँगा, मुझे एड्रेस दो, मैं वहीं पे बैठ के रिंग बनवाऊँगा और हैंड टू हैंड उसको पहन लूँगा, मैं उतारूँगा नहीं इसको। तो एक कस्टमर्स के अच्छे एक्सपीरियंस है हमारे पास, बैड एक्सपीरियंस नहीं है। सही बात है सर। तो ऐसे अच्छे कस्टमर्स और फैले आपके ऑल ओवर इंडिया में, इसको लेके क्या प्लान्स है सर? फ्यूचर प्लान क्या है तुषार जेम्स के एक्सपेंशन? देखिए हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं जेमविक्स। हमारा ब्रांड है जेमविक्स बाय तुषार जेम्स। तो जैसा कि मैंने बताया अभी कि हम इसमें 3 कैटेगरी लेके आए हैं, क्लासिक, प्रीमियम और लग्जरी। इसका हम ऑल इंडिया में फ्रेंचाइज़ दे रहे हैं। तो ऑल इंडिया में नेक्स्ट 2 इयर्स में मेरा बहुत बड़ा प्लान है। बड़े बड़े शहरों में और छोटे शहरों में मुझे फ्रेंचाइज़ देनी है ताकि हर इंसान की पहुंच में जेमविक्स आए और लोग धोखा ना खाएं और उनको जेन्युइन प्राइस पे 50% डिस्काउंट प्राइस पे उनको जेमस्टोन ओरिजिनल विद सर्टिफिकेशन के साथ मिले। तो सर जो लोग पहली बार जेमस्टोन्स खरीदने जाने वाले हैं या जो आप पॉडकास्ट देख रहे होंगे जिनके मन में होगा कि उन्हें खरीदना है, उनके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे उन्हें? मैं तो यही सलाह देना चाहूँगा कि आप जो भी जेमस्टोन लें सर्टिफिकेशन के साथ लें, उनका QR कोड स्कैन करें, बिना सर्टिफिकेशन के मत लें। अगर आप इस इंडस्ट्री से भी हैं तो भी मत लें। ब्लाइंड फेथ का टाइम चला गया है, अब ऑथेंटिकेशन का टाइम आ गया है। हमेशा GJIPC जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल या IGI सर्टिफिकेशन के साथ ही जेमस्टोन्स लें। सर आप जो ये बातें कह रहे हैं ये सोसाइटी के लिए भी बहुत ज़रूरी है, लोगों को जाननी चाहिए। तो बीइंग अ ओनर, जो आप खुद ये चीज़ें हैंडल करते हैं, आप क्या चाहते हैं कि सोसाइटी में चेंज आए इन चीज़ों को लेकर? ट्रांसपेरेंसी, ट्रस्ट बिल्डिंग और कैसी चेंजेस आप चाहते हैं इस इंडस्ट्री में? देखिए पहले तो देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी इंडस्ट्री ऑर्गेनाइज नहीं है। मैंने इसको ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की है जो हम ब्रांड लेके आए हैं जी। और लोगों को एजुकेट करना मेरा फ़र्ज़ है। हो सकता है एजुकेट करते करते मेरे कुछ कंपटीटर मेरे से नाराज़ भी हो जाएं, बट मेरा फ़र्ज़ है लोगों को एजुकेट करना और सच्चाई बताना इस इंडस्ट्री के बारे में क्या है। तो गलत जेमस्टोन ना लें, ऑथेंटिकेट लें, ऑथेंटिकेट शॉप से लें, ऑथेंटिकेट लेबॉर्ट्री से लें।
मेरा जो फ़र्ज़ है मैं तो निभाता रहूँगा। बिल्कुल सर। तो सर जब आपने स्टार्टिंग में ही इतना ड्रॉबैक देख लिया अपने इंडस्ट्री का, इतने चीज़ों से आप सफ़र कर गए, तो फिर वो टर्निंग पॉइंट क्या रहा आपके लाइफ में जब आपको लगा कि हाँ चीज़ें ट्रैक पे आ रही हैं? चीज़ें ट्रैक पे आती थी, लेकिन फिर कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाता था कि डाउन हो जाते थे। एक ऐसा इंसिडेंट बताऊँ कि शुरू-शुरू में हमें एक कारीगर ने बोला कि भई मेरे यहाँ रेगुलर सप्लाई है इस आइटम की, और अगर आप दे दो हमें तो मैं आपसे ले लूँ, महीने की मैं 40-50 हज़ार का सामान आपसे ले लूँगा। तो मैंने अपनी मदर को बोला कि भई मेरे पास एक ऑर्डर आया है, तो मेरे को 20,000 रुपये की रिक्वायरमेंट है। तो पैसे तो थे नहीं हमारे पास, तो मदर ने कहीं से ब्याज पे पकड़े पैसे। तो ब्याज पे देने वाले ने 2,000 रुपये पहले काट लिए, 10% ब्याज के हिसाब से 2,000 रुपये काट लिए, और मेरे को मिले 18,000 रुपये। और मैं वो 18,000 रुपये लेके मैं जयपुर चला गया। वहाँ से उसकी रिक्वायरमेंट मैंने देखी, पूरी की, और पूरी करके मैं लाया। तो कारीगर को मैंने फ़ोन करके बुलाया कि भाई आ जाओ, तुम्हारा माल आ गया है। तो जैसे वो आया, कह रहा है यार ये तो मेरे को चाहिए ही नहीं था, मैंने तो आपको वो बोला था और आप तो वो ले आए। और मैंने कहा तो गरीबी में आटा गीला हो गया। मतलब पहले तो पैसे नहीं थे, ब्याज पे लिए और 2,000 रुपये और कट गए, और तुमने तो बोल दिया कि वो नहीं था वो था, ये तुम्हारा सैंपल है, ये माल है, मैं तो वही लाया हूँ। बट वही है कि फिर गिरे और उठे, फिर गिरे फिर उठे, फिर गिरे फिर उठे, तो चलते जाओ, राह अपने आप मिल जाती है। सही बात। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना इतना इम्पोर्टेंट समय हमारे साथ शेयर किया, आपने इतने वैल्यूएबल इनसाइट्स हमें दिए, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और दोस्तों, अगर आपको भी जेमस्टोन्स के बारे में और जानना है तो तुषार जेम्स ज़रूर विजिट करें। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।